नहीं है। देखिए क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो वो कह रहा था कि एक हाइड्रोकार्बन है जो 15 ml है ना, हाइड्रोकार्बन और x plus y by 4 O2 goes to x CO2 plus y by 2 H2, यही तो होगा ना? यस यस या नो? यस सर। बोलो ठीक है। ये आपको 15 ml दिया है, तो अगर ये 15 ml है तो ये कितना होगा? 15x plus y by 4, ये कितना लगेगा? 15x, ये कितना लगेगा? 15 into y by 2। यस या नो? यस सर। ठीक है। अब मुझे बताइए यहां से आप डेल्टा V इक्वल टू VR माइनस VP लिख सकते हैं कि नहीं? तो आपको डेल्टा V लिखना है तो आपको 15 प्लस एयर कितनी दी हुई थी? 357 मिलीलीटर। 357, मतलब उसमें एयर में O2 भी है, N2 भी है, तो N2 भी इसके साथ होगी, तो हमने पूरी ले ली, रिएक्टेंट में N2 भी है, ठीक है, और O2 भी है और आपका हाइड्रोकार्बन, तीन चीजें हैं, ये है और N2 भी है, इसके साथ N2 भी है, तो 357 में N2 भी आपकी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब कह रहा है आफ्टर द रिएक्शन जब हो गई, ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? कूलिंग के बाद प्रोडक्ट कितना बच रहा है? 327 शायद दिए ना, कितना दिया? 327 ml, तो ये आपका आ गया, और वाटर तो कूलिंग के बाद लेंगे नहीं, इक्वल टू हम क्या करेंगे? 15 प्लस 15 x प्लस y बाई 4, और ये आ गया आपका रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट 15x। यस या नो? अब ये सॉल्व करने से कितना आया? कितना आ रहा है? 45 इक्वल टू 15, आप कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई बाई 4 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 45 इक्वल टू 15, 1 प्लस वाई बाई 4, बताओ वाई कितना आ रहा है? 8 हाँ 8 आ रहा है, यस। तो y आपका 8 आ गया, सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। y आ गया, अब आपको x निकालना है, x फाइंड करना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, रीजन क्यों है वो भी बता देता हूँ कि सर x3 आएगा ना? सर 3 आ रहा है, सर x3 आ रहा है, 8 आ रहा है, सही है, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है कि इसमें जो आपका x फाइंड करना है, x फाइंड करने के लिए हमको ऑक्सीजन के बारे में पता करना पड़ेगा कि नहीं, लेकिन ये पता करना कि ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें N2 भी एडेड है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या N2 यहाँ पे रिएक्टेंट में है लेकिन प्रोडक्ट में भी होगी? क्योंकि N2 आपका इनर्ट है, उसमें कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यस या नो? यस सर। यस सर। तो अगर मैं कहूं कि आपका O2 इन सैंपल ऑफ एयर कितना है बेटा, तो 357 into 21 by 100 कर देंगे, क्योंकि 357 आप परसेंट क्या है O2, तो एग्जैक्ट O2 कितना है बताओ, कितना आ रहा है? 75 ml। 75 आ रहा है, ये आपका 75 ml O2 है। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ N2 कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ N2 क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर माइनस वॉल्यूम ऑफ O2। एयर है 357 माइनस आपका इसमें 75 करो, कितना आएगा? 282 ml। 282 ml, यही आएगा कि नहीं वॉल्यूम ऑफ N2? बोलो यस या नो? यस सर। अब अपने को क्या पूछा इसमें? हाँ, अच्छा अब एक बात बताओ, ये अब केस हमें बनाना है O2 को निकालने के लिए, तो आप मुझे बताओ कि आफ्टर
कूलिंग कौन बचा होगा? गैसियस प्रोडक्ट और सर ये सर एयर थोड़ा जो अनयूज्ड एयर वॉल्यूम N2 ऑफ और O2 अनरिएक्टेड बचा होगा क्या? यस सर। नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए, उसमें बोला है कंप्लीट कंबसन। सर उसमें N2 बचेगा सर। N2 बचेगा या और CO2 बचेगा। यहाँ पे O2 की जगह पे क्या बचेगा? N2 बचेगा। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया है कि आपकी एयर में जो ऑक्सीजन है वो कंप्लीट रिएक्शन कर रहा है, मतलब ये O2 आपका पूरा का पूरा जितना है सब कंज्यूम हो जा रहा है, मतलब 75 ml पूरा का पूरा कंज्यूम हो जा रहा है। तो वहां कौन बचेगा? वॉल्यूम ऑफ N2 बचेगा, क्योंकि N2 रिएक्ट नहीं कर रहा है, और कुछ CO2 फॉर्म हुआ होगा वो बचेगा। इक्वल टू 327 ml होगा कि नहीं? क्योंकि आफ्टर कूलिंग के बाद 327 ही बचता है। वहां पे O2 अनरिएक्टेड नहीं है, सिर्फ N2 बचा है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करेगा, और CO2 बचा है। N2 कितना होगा वो हमने निकाल लिया है, कितना होगा? 282, और BCO2 निकालना है 327। बताओ BCO2 कैसे आएगा? सर 45 ml। कैसे आएगा? 45 आएगा, और ये 15x के बराबर कर दो तो 45, तो x आ जाएगा 3। आपका x आ गया, y आ गया, क्या क्लियर है सबको? यस सर। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्या अब और दूसरा तरीका है ये x फाइंड करने का? क्या दूसरा कोई केस है? बताओ। S2 है इसको फाइंड करने का। यस, S2 कैसे बनेगा? चूंकि हमको पता है वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड इक्वल टू 75 ml, क्योंकि पूरी एयर में 75 ml था और पूरा का पूरा रिएक्ट हो गया। यस या नो? यस सर। रिएक्ट हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्ट कितना हुआ है? 15x प्लस y बाई 4 इक्वल टू 75। आपको y क्या पता चल गया है? यस, 75। बताओ x क्या आएगा? 3 आ रहा है। 3 x से 3 आ रहा है। x निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो O2 निकाल लो या तो CO2 के हेल्प से निकाल लो। दोनों तरीके से निकाल सकते हो, चाहे O2 बचे चाहे ना बचे। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें O2 एक्सेस में होता था, लेकिन इस केस में O2 एक्सेस में नहीं है, वो कंप्लीट कंबसन कर रहा है। यस या नो? यस सर। ये आंसर नहीं आया किसी का? बहुत सर आ बढ़िया। गया था। आ गया? सर आ गया सर। ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर आ गया आपका आंसर। चलो, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए, अभी तक हमने कौन सा क्वेश्चन किया है जिसमें यह हाइड्रोकार्बन क्या कर रहा था? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना था। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि दोनों हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता हो और उनका मिक्सचर दे दे, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए बेटा। ट्वेंटी ml mixture of 20 ml mixture of methane and 20 ml mixture of 9 ml mixture लिखिए बेटा। 9 ml mixture of methane and ethyl। methane and ethyl। methane का फॉर्मूला तो जानते हो सब लोग? यस या नो? यस सर CH4। इथाइल C2H4 इथाइलिन है, ठीक है।
मतलब आपका मेथेन और इथाइलिन, और इनका आपको दिया है 20 ml मिक्सचर, सॉरी 9 ml मिक्सचर, 9 ml. 9 ml मिक्सचर ऑफ मेथेन एंड इथाइलिन, 9 ml mixture of methane and ethylene was exploded with 30 ml oxygen, was exploded with 30 ml oxygen, was exploded with 30 ml oxygen, full stop. After cooling the residue, after cooling the residue mixture, after cooling the residue mixture was found to be 21 ml. After cooling the residue mixture was found to be 21 ml. And this solution on treatment with NaOH, and this solution on treatment with NaOH, it was reduced to 7 ml. It was reduced to 7 ml. Then find the volume of each compound in the mixture. Each compound in the mixture. अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। क्या कह रहा है कि आपको एक CH4 है, वो O2 से रिएक्शन करता है, क्या बनाएगा CO2 NH2O, इसको बैलेंस कर लो, आपके कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 कर दें, क्या बैलेंस हो गई पूरी रिएक्शन? यस या नो? ऐसे ही हमारे पास C2H4 है और इसको रिएक्शन करा दे O2 से, तो ये भी CO2 बनाएगा और वाटर बनाएगा, अब इनको बैलेंस कर देते हैं, ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और ये 6, तो ये 3 आ जाएगा, क्या ये भी रिएक्शन बैलेंस है? यस या नो? Yes sir. अब बताइए, हम मान लेते हैं कि ये आपका मान लो AML, तो ये कितना होगा 9 - AML, यस या नो? Yes sir. पहली बात तो दोनों जो मिक्सचर दिए उनकी बैलेंस रिएक्शन लिख ली, और फिर इसके बाद हमने इन दोनों के बारे में जो आपको टोटल मिक्सचर दिया था उनको इंडिविजुअली मान लिया। अब बताओ क्या हम यहाँ पे अगर ये AML है, A है, तो ये कितना लगेगा 2A, ये कितना बनेगा A, और ये कितना बनेगा 2A, यस या नो? Yes sir. और यहाँ पे अगर ये 9 - A है, तो ये क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ 9 - A यूज होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ 9 - A यूज होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ 9 - A यूज होगा, यस या नो? इतना तो लिखना आता है ना अपने को? Yes sir. और ये कैसे मैंने लिखा समझ में आया ना? Yes sir. ठीक। अब अगर हम लगाएं कि डेल्टा V इक्वल टू V ऑफ रिएक्टेंट माइनस V ऑफ प्रोडक्ट, अब बताओ पहले कितना था 9 ml और आपका ऑक्सीजन कितना था 30 ml, कूलिंग के बाद कितना बचता है, कितना बच रहा है कूलिंग के बाद बेटा 21 ml, 21 ml. ठीक है, ये लिख दिया, इक्वल टू, अब इसी को लगा लेते हैं। अब बताओ रिएक्टेंट में, अब ये भी रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है, सबको जोड़ दो, A + 2A, ये रिएक्टेंट जुड़ गया, प्लस 9 - A प्लस 3 टाइम्स ऑफ 9 - A, देखो ये भी रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट, सब जोड़ दिया, माइनस प्रोडक्ट में वाटर नहीं आएगा क्योंकि आफ्टर कूलिंग के बाद उसको कंसीडर नहीं करते हैं, तो A ऊपर से आएगा, नीचे से 2 टाइम्स ऑफ 9 - A आएगा, यस या नो? Yes sir. बताओ ये कितना आएगा, इसको घटाने के बाद 39 - 21 18 इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो आपका ये A कैंसिल हो गया, ये आपका 27 आ जाएगा, मतलब 2A + 9 + 27 - A, 2A सॉरी 3A,
माइनस ऑफ ये A प्लस 18 माइनस 2, सही है, इतना लिख दिया। अब बताओ ये कितना आएगा, इसमें 18 इक्वल टू ये आएगा माइनस A और प्लस 36 ये कितना हो जाएगा 36 माइनस A और प्लस माइनस 18 और प्लस 2। ये तो कैंसिल हो रहा है। हाँ ये तो कैंसिल हो रहा है, ये तो चला ही जाएगा। क्यों हो रहा है? देखो बेटा, इस वाले में हमें एक ही अननोन निकालना है, दो अननोन नहीं है। हमें क्या है, एक ही अननोन है। तो हमें क्या करना है, सिंपल जो CO2 है उसको हम कहीं से कर दें। तो आप बताओ कि आप क्या कह सकते हो, V of O2 अनरिएक्टेड और प्लस V of CO2 इक्वल टू कितना है 21 ml, यस या नो? यस सर। ठीक है, अब V of O2 अनरिएक्टेड कितना है, जब हम पास कर रहे हैं V of O2 अनरिएक्टेड प्लस V of CO2 को NaOH में पास कर रहे हैं, ये 21 ml था, तो बाद में बचता क्या है 7 ml, बचता है ना 7 ml, यस सर। और ये 7 ml क्या होगा, VO2 अनरिएक्टेड होगा, यस VO2 अनरिएक्टेड होगा। तो इसका मतलब 7 ml VO2 बचता है, और VCO2 कितना होगा वो हमें पता करना है, इक्वल टू 21 ml। तो VCO2 कितना आ गया 21 ml। अब हमारे पास VCO2 किसके बराबर है, VCO2 है A प्लस 2 टाइम्स ऑफ 9 माइनस A इक्वल टू 21, क्योंकि कुछ सर 14 ml सर। CO2 यहां से आएगा, यस या नो? सर 40 सर 14 ml। ये वॉल्यूम ऑफ CO2 14 ml, यस, ये 14 है। अब इसको सॉल्व करो, A की वैल्यू क्या है, क्या आ रही है 4 आ रहा सर। 4 आ रही है, 4 ml, यस या नो? यस बोलो सर लास्ट वाला स्टेप बता दीजिएगा सर। कौन सा लास्ट, ये वाला? यस सर, यस सर। तो इसको सॉल्व करो। ये आएगा आपका A प्लस 18 माइनस 2 इक्वल टू 14। तो ये आ रहा है माइनस A इक्वल टू 4। -4 माइनस A इक्वल्स टू -4। माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस A और इधर आ जाएगा -4, तो A इक्वल टू आ गया 4। समझे, यस या नो? यस सर। तो एक्चुअली ऐसा क्यों करना पड़ा, पहले वाले केस को जो हमने किया डेल्टा V इक्वल टू V रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो हमको वहां पे दिखा कि A कैंसिल हो जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये था कि हमें हमारे पास अननोन ही एक था, तो हमको दो इक्वेशन की जरूरत ही नहीं थी। तो हमने क्या किया, अगर उस वाले से नहीं सॉल्व हो रहा है तो हमने दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, केस 2 लगा दिया, उससे हमको A मिल गया। अब अगर A मिल गया तो आपका इसका मतलब क्या है कि CH4 आपका है 4 ml, क्योंकि वो A के बराबर था, और C2H4 है 9 माइनस A, मतलब 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 ml। तो दोनों को मिक्सचर आपको पता चल गया कितना कितना है, यस या नो? यस सर। मतलब अपने को क्या करना है, कुल मिला के वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, बस अपने को लगाते जाना है। पहले क्या करना है, डेल्टा V इक्वल टू V रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, उससे क्वेश्चन का आंसर आएगा, या तो केस नंबर 2 से क्वेश्चन का आंसर आएगा। कहीं भी दो तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक वो क्वेश्चन जिनमें हमें हाइड्रोकार्बन नहीं पता होता था और उसका फॉर्मूला निकालना पड़ता था, एक ये क्वेश्चन जिसमें दो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर दिया है और फिर हमको फाइंड करना है, आपको मतलब कितना कितना वॉल्यूम होगा या कितना परसेंटेज भी पूछ सकता है आपको, तो इंडिविजुअल परसेंटेज बता सकते हैं ना, 4/n
4/9 इक्वल टू 100, 5/9 इक्वल टू 100, तो दोनों का परसेंटेज भी आ जाएगा। यस या नो? यस यस सर। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है? एडियोमेट्री में आप हर तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। हो जाएंगे, ठीक है। तो एडियोमेट्री के क्वेश्चन और आप और क्वेश्चंस करिएगा, और कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा, आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं। एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्या होता है कभी-कभी हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन करते करते सिंपल क्वेश्चन में डर जाते हैं। क्वेश्चन लिखिए बेटा, एक एडियोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है। 500 ml of hydrocarbon, 500 ml of hydrocarbon on burning in excess of oxygen, on burning in excess of oxygen gives 3000 ml of CO2, gives 3000 ml of CO2 and 3 liter of water vapors, and 3 liters of water vapors. Then find the formula of hydrocarbon. Then find the formula of hydrocarbon. Then find the formula of hydrocarbon. कर सकते हो? सर हो जाएगा। सर C6H2 सर C3H6 C3H6 चेक कर लेते हैं। चलो, आपको CXHY दिया है, तो आप बैलेंस रिएक्शन यही कर सकते हैं, क्योंकि आपको हाइड्रोकार्बन नहीं पता है, तो आप हमेशा ऐसे ही लिखेंगे XCO2 Y/2H2O। यस या नो? ऐसे ही लिखेंगे। अब बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसका कितना वॉल्यूम दिया है? 500 ml 500 ml। 500 ml। और ये आपको कुछ दिया है? नो सर। सर नहीं दिया। एक्सेस बर्निंग ऑन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हाँ वो कुछ नहीं दिया कि कितना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब ये एक्सेस में है, तो लिमिटिंग कौन होगा? यस सर। तो हमको कंफर्म हो गया कि लिमिटिंग आपका यही है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो अगर ये 500 ml यूज हो रहा है, तो ये कितना यूज होगा बताओ? 500x ये 500x प्लस y/4 यूज होगा। ये कितना बनेगा? 500x बनेगा। ये कितना बनेगा? 500 into y/2 बनेगा। यस या नो? ये सबको लिखना आता है कि नहीं? यस सर। भाई मोल में ना में दिया, तो मैंने बताया था जब प्रेशर टेम्परेचर सेम होते हैं, तो आप जो वॉल्यूम होता है वही उसका मोल्स होता है। यस या नो? उसी के बेसिस पे मैंने लिख दिया। करेक्ट सर। अब मुझे पहली इंफॉर्मेशन दी है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 3000 ml। बहुत बढ़िया। अब हमको बताओ बैलेंस रिएक्शन से कितना आ रहा है? 500x। तो क्या करेंगे? 500x इक्वल टू 3000 ml कर देंगे। तो बताओ, इससे ये कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू कितना है? 6। दूसरी इंफॉर्मेशन दी है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज द 3 लीटर, मतलब 3000 ml। यस या नो? यस यस सर। ठीक है, ये तो ml नहीं आएगा, ये x आएगा। फाइंड कर। ठीक है, अच्छा इसमें आपको दिया है ये कितना? 500 into y/2 इक्वल टू 3000। तो ये आपका कैंसिल हो गया। 3000 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। और ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13 by 5 कितना आ जाएगा?
12. 12 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन आपका C6H12। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये क्वेश्चन देखो, इसमें कहीं भी नहीं बोला कि कूलिंग की गई या NaOH से पास किया गया, कुछ नहीं बोला। ये सिंपल क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का। कुछ लोग देख लेते हैं, अरे सर आपने तो ऐसा पढ़ाया था कि किसी ने कहीं किसी में कूलिंग दिया होता था, दिया था NaOH पास करते थे, या तो पास ही नहीं किया। भैया जब पास नहीं किया तो सिंपल है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन बन गया। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि मतलब हमेशा जैसे क्वेश्चन कराएंगे वैसे ही आएंगे, थोड़ा थोड़ा ना ट्विस्ट कर देगा, बट आपको अपने कॉन्सेप्ट पे चिपके रहना है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा उसी से। अगर उस तरह का क्वेश्चन है कि भाई कूल किया गया फिर जो वॉल्यूम बचा उसको NaOH से पास किया गया, तो वो प्योर रेडियोमेट्री का हो जाएगा। और जब ऐसा नहीं दिया है तो फिर ये आपका इस तरह सॉल्व किया जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. बस बेटा देखो, अब एडियोमेट्री आपकी खत्म हो जाती है और आपके पूरा वो चैप्टर खत्म ही हो जाता है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है कि बहुत सारा फिजिक्स है। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर जो टॉपिक है वो फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा, तो दोनों में कॉमन है। तो क्या होता है, इसका केमिस्ट्री वाला पार्ट हम लोग कवर करते हैं, जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो फिजिक्स सर कवर करते हैं। कुछ भी फर्क नहीं होगा, बोर्स मॉडल वहां भी पढ़ाया जाएगा, बोर्स मॉडल यहाँ भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया दोनों से ही जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो बहुत सारा इसमें फिजिक्स लगता है, तो करते हैं इसको हम लोग, समझते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजें तो आपने पढ़ के रखी होंगी। तो थोड़ा बहुत 9th में पढ़ा था सर। हाँ 9th में पढ़ा होगा, हर एक को थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है इसके बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। देखिए आप कुछ पेन कॉपी कुछ भी चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना ध्यान से सुनिए और इसका मतलब एक कहानी की तरह बता रहा हूं, आप इस कहानी को समझते चलिए और करते जाइए। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर जैसे हम लोगों के बीच में कंपटीशन होता है ना, कि अगर उसके नंबर ज्यादा आ गए तो हम क्या उससे जलने लगते हैं, फिर जहां भी हमको मौका मिलता है हम उसकी वाट लगाने की सोचते हैं। करेक्ट, ऐसा होता है हम लोगों के बीच में। ये भगवान ने हमको बाय डिफॉल्ट दे के रखा है, प्यार और नफरत हम सब लोग एक दूसरे से करते हैं, तो ये रिलेटिव होता है। तो ऐसे ही साइंटिस्ट लोग भी होते हैं। साइंटिस्ट लोग क्या होते हैं, वो भी अपनी खोजबीन करते हैं। करेक्ट, खोज किया, कोई बहुत अच्छी खोज कर ली, अब उसको पेटेंट कराना है, मतलब उसको दुनिया को बताना है, पेटेंट करा के दुनिया को बताना है। ठीक है, तो उनको क्या करना होता है कि एक फोरम होता है साइंटिस्ट लोगों का, तो उसका उस फोरम में अपनी जो थ्योरी है उसको प्रूव करना पड़ता है। अगर वो प्रूफ हो गई तो फिर वो आगे जाएगी, वहां भी प्रूफ हो गई, तो कई सारे स्टेज होते हैं, उन सारे स्टेज में वो जब पास हो जाते हैं तो वो थ्योरी पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ता है। करेक्ट, ऐसा होता है। तो ऐसे ही हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे एटम के बारे में जो खोजें हुई कि भाई एटम ऐसा होगा या एटम वैसा होगा, क्योंकि एटम ने किसी देखा नहीं, एटम में इलेक्ट्रॉन का कैसे अरेंजमेंट है या कैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रखे हैं, किसी ने नहीं देखा है। बस सब कुछ ये एक्सपेरिमेंट कर करके उनकी पोजीशन पता करने की कोशिश की गई है, यही काम किया। तो हम लोग क्या होता है कि हमको भी वैसे ही सोचने के लिए हम लोगों को भी डेवलपमेंट पढ़ाए जाते हैं कि पहले ये एटॉमिक मॉडल बना, उसमें ये चीजें बताई गई, फिर उसमें ये कमियां आई, फिर वो दूसरा मॉडल बना, उसमें ये चीजें बताई गई, फिर उसमें एक कमियां आई, फिर वो आगे गया, ऐसे करके रिफाइंड होके आज जो नया बन चुका है वो क्वांटम मॉडल है। करेक्ट, क्वांटम मॉडल से हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपने मूवी देखी है, वो सॉरी आपने वेब सीरीज देखी है कोटा फैक्ट्री, तो वहां पे ऐसे ही होता है, वहां पे वो फ्रस्ट्रेट इसी वजह से रहता है कि पहले मॉडल बताएगा, फिर इसको बताएगा कि ये गलत है, फिर दूसरा पढ़ाएगा, उसमें ये बताएगा, फिर बताएगा ये भी गलत है, आगे पढ़ाएगा। तो पढ़ाते ही क्यों है? करेक्ट, तो हम पढ़ाते इसलिए हैं कि आपको पता चले कि ये सारे के सारे मॉडल्स कैसे डेवलपमेंट हुए, आपके दिमाग में भी थॉट आए कि हाँ ये कैसे कैसे पढ़े गए और कैसे कैसे साइंटिस्ट ने सोचा।
फिर उनको कैसे दूसरे ने फेल किया, फिर आगे बढ़े। तो आपको भी वो एटॉमिक मॉडल का पूरा रास्ता उसने कैसे कवर किया, मतलब जैसे हम किसी जैसे महात्मा गांधी की सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं तो हम उनके बचपन से पढ़ते हैं ना कि उनमें क्या क्या गुण थे, क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से वो महान बने, करेक्ट। तो ऐसे ही कोई भी अगर एटॉमिक मॉडल यहाँ तक पहुंचा है, इतने लेवल तक पहुंचा है, तो बचपन में कैसे सीखा, मतलब सबसे पहले जब उसका एटॉमिक मॉडल आया तो क्या बताया गया, फिर क्या बताया गया, तो ये डेवलपमेंट कैसे कैसे हुए, लोगों ने कैसे सोचे, ये सब चीजें हम एटॉमिक मॉडल में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर बात सबको? यस सर। यस सर। अब जो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो सब पार्टिकल्स होते हैं उनकी खोज कैसे कैसे होगी। जैसे कि पहला पार्टिकल है आपका कौन सा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। अब उन्होंने क्या किया, ठीक है, और क्यों किया, वो भी बातें सारी करेंगे। तो उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब बनाया, डिस्चार्ज ट्यूब भी इसको बोलते हैं, सबने शायद एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। इस तरह से ये निगेटिव पोल है, इसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव पोल है, इसको बोलते हैं एनोड, ठीक है। ये पॉजिटिव पोल है और ये निगेटिव, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जुड़ा है, ये आपकी बैटरी है और हाई वोल्टेज है, बहुत हाई वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे जो इसी एक्सपेरिमेंट को जे.जे. थॉमसन ने जो खोज की थी, इसको बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब इसको समझिएगा किस तरह का अरेंजमेंट बनाया गया। और ये प्लेट आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें थोड़े से होल करके रखे होंगे, ये पूरी कंप्लीट प्लेट नहीं है, इसमें बीच बीच में होल है, ठीक है। और इसको पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया, और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद इसमें एक गैस डाली गई, ठीक है, एक गैस डाली गई, यहाँ पे इंटर की गई गैस, ठीक है। और इस गैस का बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर रखा गया। गैस हैज, मतलब गैस है नहीं, ट्यूब हैज वेरी लो प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। वोल्टेज हाई है, आपका प्रेशर लो है। प्रेशर लो रखने के पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल्स के अगर यहाँ पे इसके अंदर जो गैसेस हैं, गैस तो अभी न्यूट्रल होगी, न्यूट्रल होगी तो हम क्या चाहेंगे कि उसको आयनाइज करें, क्योंकि जब तक आयनाइज नहीं करेंगे तब तक हमको गैस के नेचर के बारे में पता नहीं चलेगा, इसके अंदर कौन सी रेज है वो पता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जब तक चार्ज ही नहीं होगा तो हमारी बैटरी लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम उसको आयनाइज करना चाहते हैं, बिना आयनाइज करे एक्सपेरिमेंट नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, प्रेशर लो कर। अब प्रेशर लो करने से क्या फायदा हुआ, प्रेशर लो करने से अगर ये दो मॉलिक्यूल है, मान लो पास में, बिल्कुल पास में रखे हुए, और इसको मान लो एक वोल्टेज अप्लाई हुआ इसके पास, और ये मूव करना शुरू किया, आयनाइज करके मूव करना शुरू किया। तो मूव करना शुरू किया, इतनी दूर मूव किया और जाके दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा गया, केवल इतनी दूर मूव किया और टकरा गया। तो जब इतनी दूर मूव करेगा तो इसने कुछ अच्छा एक्सीलरेशन या अच्छी स्पीड नहीं पकड़ पाया। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल दूर है और ये दूर से दौड़ के आ रहा है, ठीक है, दूर से दौड़ के आ रहा है और इससे टकराएगा,
तो बताओ अब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से टकराएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, और sir. जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से टकराएगा तो ज्यादा कोलिजन होगा, फोर्स ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल को जब एनर्जी मिलेगी, पूरी एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और एक्साइट होकर बाहर निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो होता है, उसको बाहर निकालने के लिए उसकी एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जब ज्यादा एनर्जी मिल जाती है तो वो आयनाइज हो जाता है, आयन फॉर्म में आ जाता है। करेक्ट? तो सिंपल सी लो रखने के पीछे का रीजन क्या था कि इन दोनों को इतनी दूरी दे दी जाए ताकि ये अच्छे से एक्सेलरेट होकर इससे टकराए। क्या बात समझ में आ गई? लो प्रेशर क्यों रखा गया? ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, यहां पे एक स्क्रीन बनाई। ये स्क्रीन आपकी जो बनी है वो जिंक सल्फाइड की बनी है। किसकी बनी है? जिंक सल्फाइड। ये आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन की खासियत क्या होती है कि अगर उसमें कोई चार्ज पार्टिकल गया और टकरा गया तो वो लाइटनिंग करेगा, लाइट जनरेट करेगा, चमक जनरेट करेगा और वहां पे एक स्पॉट छोड़ देगा, ऐसे चमकेगा और वहां पे एक स्पॉट छोड़ देगा। ठीक है, ये उसकी खासियत है। तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जब बनाते हैं इसी को फ्लोरेसेंट स्क्रीन बोलते हैं, और इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल नहीं, चार्ज पार्टिकल जब टकराएगा तो वो लाइटनिंग क्रिएट करेगा और स्पॉट एक बना देगा। करेक्ट? तो भाई हमने क्या देखा, ये अंदर क्या हो रहा था जे थॉमसन को नहीं पता। उन्होंने हाई वोल्टेज लगा दिया, गैस डाल दी, लेकिन अंदर क्या हो रहा है नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब में होल कर दिया। इस ट्यूब में होल करते ही और सामने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी। तो उन्होंने देखा कि यहां से आपके कुछ रेज हैं, वो कंक्लूजन कब निकाला बताऊंगा। ठीक है, ये सारी रेज आपकी बाहर निकलेंगी। करेक्ट? और ये जाके इससे आपकी जाके यहां पे टकराएंगी, और यहां पे जब टकराएंगे तो यहां पे स्पॉट क्रिएट करेंगे और लाइटनिंग क्रिएट करेंगे। तो इससे एक बात समझ में आ गई, जैसे ही यहाँ पे स्पॉट मिला और जैसे ही यहाँ पे लाइट क्रिएट हुआ तो जे थॉमसन ने क्या ऑब्जर्वेशन लगाया कि ये पक्का कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है, इससे टकरा रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरेसेंट स्क्रीन तभी रिएक्ट करेगी जब कोई चार्ज पार्टिकल आएगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है। अब उनके पास प्रॉब्लम ये थी कि ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, उनको पता करना था। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी। जैसे ये रेज बाहर निकली, उस रेज के बाहर निकलते ही उन्होंने क्या किया, आपका पॉजिटिव पोल यहाँ पे नेगेटिव पोल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, ये अगर पॉजिटिव पोल है तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर नेगेटिव या अगर आपका अगर ये अगर नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव पोल की तरफ चला जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव पोल की तरफ चला जाएगा। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये पार्टिकल अब डिफ्लेक्ट होकर अपनी पोजीशन चेंज कर दे रहा है, यहां पे जाके टकरा रहा है। मतलब जिसको सीधे जाना चाहिए था, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी उसकी वजह से वो पॉजिटिव पोल की तरफ मूव कर रहा है। पॉजिटिव पोल की तरफ मूव कर रहा है तो मतलब ये आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, रेज है, या तो रेज या कह दूं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल है। जब बहुत सारे पार्टिकल का कलेक्शन हो जाता है तो उसको हम रेज की बात करते हैं कि ये रेज है। ठीक है, अब देखिए ये अगर आपको पता चल गया, एक बात कंफर्म हो गई कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात और कंफर्म हो गई कि ये रेज मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड जा रही है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने यहीं पे सिर्फ आपने खोल के रखा है, इधर नहीं खोल के रखा है, इसी में होल है। तो जो भी रेज यहां से निकल के इधर जा रही है तो इसका मतलब समझ गया कि वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, और वो नेगेटिवली चार्ज है, ये भी बात कंफर्म हो गई। अब उनको पता करना था कि ये रेज का पाथ कैसा है, वेवी नेचर है या स्ट्रेट मूव करती है, कैसे मूव करती है।
तो वो पता करने के लिए उन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। जैसे एक ऑब्जेक्ट रखा, तुरंत उसकी यहाँ पे स्क्रीन में एक इमेज बन गई, शैडो बन गया। इमेज बन गई या शैडो बन गया। तो जैसे ही शैडो बन गया तो बात समझ जाइए कि उन्होंने क्या कहा कि भैया रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आपका रेज मूव करती है। क्यों? क्योंकि शैडो तभी बनेगा जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती इसलिए इसका शैडो बन गया। करेक्ट। अब और एक बात क्लियर करी, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक पैडल भी रख दिया। पैडल समझते हो? हाँ, पैडल समझते हो? अरे वो आपने देखा है वो जो सोलर वाले पैनल होते हैं, बहुत बड़े बड़े पंखे होते हैं और हवा चलने पे घूमते हैं, वैसा ही एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, जैसे ही छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा तो क्या हुआ कि ये मूव करने लगा। ये ऑब्जेक्ट आपके जो इसके पंखे थे वो मूव करने लगे। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो आपकी रेज है, रेज हैव मटेरियल particles, means they have mass and as well as velocity। मतलब उनके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है, क्योंकि तभी जब एक मोमेंटम से कोई टकराएगा तभी उसको मूव कर सकता है, अदरवाइज मूव नहीं कर सकता। मतलब जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है उसके पास मोमेंटम है। यस, काइनेटिक एनर्जीज। हाँ, या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, मास एंड वेलोसिटी दोनों है। तो बेसिकली इतनी बातों का उन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया। अब जो ये रेज है, जो रेज का पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ दिस रेज, particle of this rays is known as electron। मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उन सभी पार्टिकल में जो एक मतलब उन पार्टिकल का जो नाम दिया गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो कौन है? आपके इलेक्ट्रॉन। ये बात उन्होंने कंफर्म कर दी, उसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी और आपने देखा कि कैसे कैसे उन्होंने सब चीजों को जानने के लिए, भाई कुछ दिख तो रहा नहीं उनको, इलेक्ट्रॉन दिखता तो है नहीं, ये रेज भी नहीं दिख रही है, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डिफ्लेक्शन से पता कर लिया कि वो पॉजिटिवली चार्ज है कि वो नेगेटिवली चार्ज है, उनके पास मास है कि वेलोसिटी है, कि वो आपके स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। सारी चीजें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इससे इस तरह से निकाली। क्या बात सबको समझ में आ रही है? यस या नो? यस सर। सर इसको लिखना भी है। उन्होंने ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन का काम किया और ये सारी चीजें निकाल ली। तो इसका मतलब ये इन रेज का नाम दिया गया, जो ये रेज है, क्योंकि ये रेज आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन है, तो इन रेज का नाम दिया गया कैथोड रेज। ठीक है, इन रेज का नाम क्या दिया गया? कैथोड रेज। ये पूरा आपका एक्सपेरिमेंट था। तो जे थॉमसन ने इसकी खोज करी और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पूरा समझ में आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। ठीक है, अब बात आती है प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज किसने करी? ई गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। ठीक है, अब हम वो भी बना देते हैं यहाँ पे। और ये कॉपी करना है सर, लिखना नहीं है। सब कुछ बना है आपके मॉड्यूल में, सब कुछ बना है और सारे पॉइंट्स भी लिखे हैं, कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगला हमारा जो खोज था वो प्रोटॉन का था और इसकी खोज किसने करी? गोल्डस्टीन ने करी। ठीक है, और गोल्डस्टीन ने एनोड रेज की खोज करी, एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया, और इसी को हम बोलते हैं कैनाल रेज, कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको, कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। अब ये पूरा सेटअप वही रखा, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं किया।
बस इन्होंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा चेंज मार दिया, बैटरी को उल्टा जोड़ दिया, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव, तो ये आपका आ गया एनोड और ये आपका आ गया कैथोड। बस अब इन्होंने क्या कर दिया, इस वाले में होल कर दिया। अब जो आपका एनोड था वो कैथोड बन गया, जो कैथोड था वो एनोड बन गया। अब जो कैथोड है उसमें होल कर दिया, पहले कैथोड में होल नहीं था, पहले एनोड वाले में होल था। अब क्या कर दिया, कैथोड वाले में होल कर दिया और बस बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दिया, मतलब जो पॉजिटिव था उसको निगेटिव, जो निगेटिव था उसको पॉजिटिव बना दिया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। अब इससे क्या पता चला हमको, अब देखिए उन्होंने, गोल्डस्टीन ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया वो बता रहा हूं मैं आपको। गोल्डस्टीन ने कहा कि भाई अगर हमारे पास एटम न्यूट्रल होता है, क्या कहा इन्होंने कि एटम न्यूट्रल होता है, और जे थॉमसन जी कह रहे हैं कि भैया उसमें एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है एटम के अंदर, तो अगर अकेले निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो क्या एटम न्यूट्रल हो सकता है? नो सर, सर नो सर, नेगेटिवली चार्ज तो होगा। उन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी ए पॉजिटिव चार्ज आल्सो, तभी एटम न्यूट्रल हो सकता है, अदरवाइज एटम न्यूट्रल नहीं हो सकता। बस इसी बात को पकड़ के उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर, और जे थॉमसन ने थोड़ा दिमाग लगा लिया होता मान लो, तो उन्हीं के नाम दोनों खोज चली जाती, बट उन्होंने दिमाग नहीं लगाया भाई। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज में इतने खुश हो गए, अरे हमने तो इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, बस खुश। तो गोल्डस्टीन उन्होंने कहा कि अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, तो वहां पे प्रोटॉन भी होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो बैलेंस हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, बस इसी बात को पकड़ के गोल्डस्टीन ने पूरा एक्सपेरिमेंट किया और कुछ भी नया काम नहीं किया। जो जे थॉमसन ने किया था वही सारे काम उन्होंने किया। इन्होंने क्या किया, वही टर्मिनल बस चेंज कर दिया, अब यहाँ पे होल कर दिया। अब इन्होंने यहाँ पे फ्लुओरेसेंट स्क्रीन में देखा कि फिर से चमक मिल रही है, मतलब फिर से कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है, मतलब ये चार्ज पार्टिकल आपका एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा था। पीछे वाला कौन मूव कर रहा था? कैथोड से एनोड मूव कर रहा था, लेकिन अब जो चार्ज पार्टिकल है वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। और इन्होंने देखा कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ही केवल आपका रिएक्शन दे सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि आपकी रेज जो है, ये रेज का नाम नहीं दिया अभी, रेज जो है आपका वो क्या मैं नाम, हेलो सर वीडियो सर चली गई, आपका सर वीडियो चला गया सर। स्क्रीन चली गई, कैमरा। आ गया? यस सर। यस सर। मतलब इन्होंने कोई नया काम नहीं किया, वही सारा काम किया जो पहले कर रहे थे। अब इन्होंने इसमें क्या कहा, एनोड रेज मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इतनी बात इन्होंने बोल दी इस बात को पूरा एक्सपेरिमेंट करके। अब बात यह है कि इनको पता करना था कि वो चार्ज कैसा है, तो इनको तो पता ही था कि वो पॉजिटिव चार्ज होगा, बस इनको करना था। तो इन्होंने फिर से काम क्या किया कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, जैसे कि जे थॉमसन ने किया था वैसे ही इन्होंने किया, और तुरंत देखा कि इसने अपनी रास्ता बदल दिया और इसने अपना रास्ता बदल के इधर आ गया, मतलब निगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और अगर निगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो एक ऐसा चार्ज है पॉजिटिव। पॉजिटिव। पार्टिकल्स इन रेज आर पॉजिटिव चार्ज, ये भी बात कंफर्म हो गई। फिर से यहाँ पे एक शैडो रखा, एक मतलब ऑब्जेक्ट रखा, उस ऑब्जेक्ट का शैडो बना, करेक्ट। और जैसे ही शैडो बना तो इन्होंने बोला कि ये भी रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, बस बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, करेक्ट। फिर अगली चीज क्या करी, फिर इन्होंने भी एक पैडल रख दिया, सेम पैडल रखा, अब वो पैडल मूव करने लगा। पैडल मूव करने लगा तो इन्होंने कह दिया कि पार्टिकल और रेज हैज
mass and as well as velocity. ठीक है, mass as well as velocity. अब दूसरी बात इन्होंने क्या करी कि मास और वेलोसिटी पता चल गया, ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, ये भी पता चल गया। इतनी सारी बातें आपकी क्लियर हो गई। किसके लिए? बिल्कुल सिमिलर। और उस पार्टिकल का जो नाम दिया, नेम ऑफ पार्टिकल in rays are in is rays is proton, उसका नाम क्या दिया? प्रोटॉन नाम। ठीक है, और ये भी कंफर्म हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल होगा, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास होगा वही इसका, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वही इसका प्रोटॉन का भी चार्ज होगा। मास में भी डिफरेंट बट चार्ज आपका सेम होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. एनोड रे एक्सपेरिमेंट एंड कैथोड रे दोनों क्लियर है? यस या नो? सर प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन सर मूव कैसे कर सकता है? क्या बेटा? सर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। वही बात करने आ रहा है, वही बात करने आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात आई कि भाई इन्होंने जो बोला कि प्रोटॉन भैया न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो बाहर कैसे आया? बहुत अच्छी बात। तो ये प्रोटॉन कौन सा प्रोटॉन है जो प्रोटॉन की तरह एक्सेप्ट करे? देखो, जैसे कि यहाँ पे आपका हीलियम गैस डाली गई, तो हीलियम गैस क्या करेगी? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगी और एक हीलियम प्लस बन जाएगा। तो ये जो हीलियम प्लस बना है ये एक प्रोटॉन रखता है। यस या नो? हीलियम प्लस एक ही प्रोटॉन रखेगा कि नहीं इस समय? सर एक ही रखेगा। तो आपका इसको एज ए प्रोटॉन माना गया, ठीक है, और इसको एज ए कैथोड रेज मानी गई, इसको एज ए एनोड रेज मानी गई और ये एज ए कैथोड रेज माना गया। क्या बात समझ में आ गई? तो अब अगली बात जो आती है कि अगर चाहे मैं हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालूं, चाहे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालूं, किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकालूं, क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो चेंज होगा क्या? नो सर। No, sir. इलेक्ट्रॉन मेरे से निकले चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट से निकले, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वही रहेगा, मास वही रहेगा। मतलब कैथोड रेज का चार्ज और मास सब कुछ सेम रहेगा, ऑलवेज चार्ज इज गैस से। 1.75 into 10 to the power minus 11. चार्ज टू मास रेशियो मैं बात कर रहा हूँ, Yes, sir. चार्ज टू मास रेशियो की, नॉट ओनली चार्ज। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि चार्ज टू मास रेशियो जो आपका है इसका सेम रहेगा इलेक्ट्रॉन का ऑलवेज, चाहे इलेक्ट्रॉन मेरे से निकले चाहे इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑब्जेक्ट से निकले। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किसी भी एलिमेंट से, हीलियम से, हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन से या नियॉन से, जिससे भी इलेक्ट्रॉन आपका निकल रहा है, तो उनका इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर एक पार्टिकल से सेम ही निकल रहा है। मतलब उसके मैग्नीट्यूड या उसके मास में या उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आता, तो इसलिए उसका चार्ज और टू मास रेशियो सेम रहेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, बेसिक पार्टिकल बोलते हैं, जिसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। करेक्ट, फंडामेंटल पार्टिकल। लेकिन अगर मैंने हीलियम गैस यूज करी तो मेरा एनोड की तरह कौन काम करेगा? हीलियम प्लस। अब बताओ इसका चार्ज टू मास रेशियो कुछ होगा? अब मान लो मैंने नियॉन गैस या मान लो मैंने आपका यहाँ पे ऑक्सीजन गैस यूज कर दी, तो वो कुछ आपका यहाँ पे केटायन बनेगा, तो वो केटायन काम करेगा एज ए एनोड रेज की तरह काम करेगा। तो अगर वो एनोड रेज की तरह काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? अब उसका चार्ज और उसका मास डिफरेंट होगा। तो जो गैस यूज कर रहे हैं हम, उसके चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड करेगा कौन? एनोड रेज। बट कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द गैस यूज्ड इनसाइड द ट्यूब। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। मतलब चार्ज टू मास रेशियो जो है कैथोड रे का, वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कौन सी गैस यूज करी, बट एनोड रेज में ये डिपेंड करेगा चार्ज टू मास रेशियो, क्योंकि गैस अगर हमने डिफरेंट यूज करी तो कैटायन हमारा डिफरेंट हो जाएगा।
लेकिन हमारा एनायन जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी डिफरेंट नहीं होगा, वो सेम रहेगा। इतनी बात क्लियर है? ये आपके मॉड्यूल में बात नहीं लिखी है, इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है? ये बात बहुत पूछी जाती है, नोट कर लीजिए। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज, charge to mass ratio of cathode rays does not depend on, charge to mass ratio of cathode rays does not depend on, does not depends on, does not depends on gas used inside the tube, gas used inside the discharge tube, gas used inside the discharge tube. But in case of anode rays, but in case of anode rays, charge to mass ratio depends on, charge to mass ratio depends on, depends on gas used inside the discharge tube, gas used inside the discharge tube. क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई बेटा? यस सर। सर ये बेटा इन्होंने क्या किया, चार्ज टू मास रेशियो सभी जितने भी आपके यहाँ पे मतलब पार्टिकल थे, जितने भी एनोड रेस थी या कैथोड रेस थी, उनमें इन्होंने चार्ज टू मास रेशियो सबका निकाल लिया, ठीक है? खासकर कैथोड में तो निकालना बहुत ही आसान था क्योंकि वो वेरी नहीं कर रहा था। अगर आपने गैस चाहे जो यूज करी हो, लेकिन उसका चार्ज टू मास रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है? अब बात आई कि एग्जैक्ट चार्ज क्या होगा, ठीक है? वो हमको नहीं पता था, ठीक है? एग्जैक्ट चार्ज क्या होगा वो हमको नहीं पता था। अब देखिए इसमें एक बात और बता देता हूँ, पहले सब पार्टिकल की खोज बता रहा था, तो सब पार्टिकल में पहले हमने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, जे थॉमसन ने किया, फिर हमने प्रोटॉन की खोज कर दी, वो आपका हमारा मतलब आपके गोल्डस्टीन ने किया। अब न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं, ठीक? न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? किसने करी? चैडविक। जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने खोज करी किसकी? न्यूट्रॉन की। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी वाला एक्सपेरिमेंट किया कि बेरिलियम पे अटैक करा दिया अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है? अल्फा पार्टिकल्स का अटैक करा दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा पार्टिकल्स, तो यहाँ पे इनको न्यूट्रॉन मिल गया, ठीक है? ये न्यूट्रॉन मिल गया। बस आपको क्या याद रखना है इस केस में, जो पूछा जाता है वो ज्यादा, कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करी और किसकी किसने बम्बार्डमेंट कराई गई। तो बेरिलियम पे बम्बार्डमेंट कराई गई अल्फा पार्टिकल की, जिससे आपको न्यूट्रॉन मिला। बस इतनी बात आपको याद रखना है न्यूट्रॉन की खोज में, और बस कुछ भी नहीं है। अब अगली चीज जो आ जाती है वो ये है कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखिए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया गया था? चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, ठीक है? बेसिकली चार्ज के लिए फाइंड करने के लिए ये यूज किया गया था, चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का खोज करने के लिए ये यूज किया गया था। अब इसमें बहुत बड़ा इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, हमको सेटअप पे नहीं जाना है, सेटअप के पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है उस चीज को पढ़ना है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। इन्होंने क्या किया, एक ऑयल का ड्रॉप ले लिया, ठीक है? ऑयल ड्रॉप को ऊपर से मैं डालूंगा तो कैसे होगा बताओ, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। यस सर। किस फोर्स से जा रहा है? इस ड्रॉप का क्या होगा, कुछ मास होगा, और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये नीचे जा रहा होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये बीच में लटक जाए, कहीं ना मूव करे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, मैं ऊपर से छोड़ू बस बीच में आके लटक जाए। ऐसा तभी होगा
जब अपोजिट में इक्वल फोर्स लग रहा है। Yes, sir. इसमें क्या किया गया, आपका इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जब भी कहीं दो जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो बीच में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो ये आपका जो आयन है, जो ऑयल है, वो आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज जब हो जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज इनटू एक्सीलरेशन, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका फोर्स दे देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से, और ये फोर्स आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, जो कि इस ऑयल ड्रॉप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जैसे अब मान लो एक वाटर का पार्टिकल ले लो, तो वाटर का पार्टिकल भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को कंटेन करे होगा कि नहीं अपने आसपास, सर क्या होगा, है ना। अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो उसमें बहुत सारे आपके क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर है, इनको चार्ज कर दिया गया, मतलब चार्ज, तो पूरा पार्टिकल ही चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज हो जाएगा तो चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो एक फोर्स लगने लगेगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Q into E, वो फोर्स का होता है, ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, बाद में 12th में पढ़ेंगे आप। और mg की वजह से फोर्स नीचे लग रहा होगा, दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। अब होता क्या, देखो, और मैं एक बात बताऊं आपको और अच्छे तरह से एनिमेटेड, अभी समझ में आ रहा है ना सबको? सर आ रहा है। बेटा आधे लोग गायब तो नहीं हो गए? तो सर चलो ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, आपका QE फोर्स ऊपर लग रहा है, नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली मैं ये बता रहा था कि ये चीजें आप YouTube पे अगर डालेंगे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो एनिमेटेड वे में और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि उसके पीछे क्या पूरा लॉजिक है। तो आपका क्या हो रहा है, QE फोर्स ऊपर लग गया, mg फोर्स नीचे लग गया। जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो ये ड्रॉप बीच में ही लटक जाएगा, यस या नो? यस सर। Yes, sir. At this point, when both forces are equal, जब both forces are equal होंगे तो हम उनको इक्वल रख दें, Fe इक्वल टू आपका Fg, ये हो गया आपका QE और ये हो गया आपका mg। हमको निकालना है चार्ज, तो चार्ज निकालेंगे mg by E। बोलो यस या नो? क्यों? क्योंकि मास ऑफ दिस ऑयल ड्रॉप तो हमको पता ही होगा, क्योंकि हम मास जो लेंगे वो तौल लेंगे। जो आपका G है वो तो यूनिवर्सल है। E इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? क्योंकि हमारा यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा होगा, वो हमको मेजर करके बता देगा वोल्टेज, और वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चल गई हमको, मास भी पता चल गया, G भी पता चल गया, तो Q निकल जाएगा कि इसमें पूरा Q कितना है। समझो? यस या नो? Yes, sir. अगर Q पता चल जाएगा, आप सोचो कि ये बहुत बड़ा मैं साइज बना देता हूँ ऑयल ड्रॉप का। अब क्या इस ऑयल ड्रॉप में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और उन सभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो समेशन है वो आपने निकाल लिया है, लेकिन मुझे तो चाहिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मुझे चाहिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो क्या मुझे पता है कि टोटल Q इज इक्वल टू N इंटू E होगा कि नहीं? कि मतलब Yes. Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यस या नो? यस सर। Yes, तो sir. आपका E क्या आ जाएगा? Q by N। यहां से उन्होंने फाइंड कर लिया E is equal to -1.6 into 10⁻19 कूलम, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और चूंकि हमारा चार्ज टू मास रेशियो आ चुका था, तो वहां से हमें मास भी पता चल जाएगा कितना, 9.1 into 10⁻31 kg, ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये बातें यहाँ पे फाइंड की गई, जहां पे आपका N क्या है, N is the number of electron in one drop of oil, correct? और Q क्या है, total charge in one drop
ऑफ ऑयल, करेक्ट। और आपका Q हो गया, E क्या है, इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे M क्या है, M इज द मास ऑफ वन ड्रॉप of oil, correct? E is the electric field applied. ठीक है, इस तरह से उन्होंने पूरा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी निकाल लिया और इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल लिया। क्या सबको क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो YouTube पे एनिमेटेड वीडियो मिल जाएगा? हाँ, YouTube पे एनिमेटेड वाला? हाँ, बहुत 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 पड़े हैं, इतने ज्यादा कि क्या बताए। स्क्रीन शेयर कर। अभी मैं दिखाऊंगा, 1 मिनट आप वेट करो, अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमको इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, और आपके मतलब हमने ये भी जान लिया कि उसका चार्ज और मास कैसे निकाला, ठीक है, ये सारी चीजें। अभी एक आपको वो भी बताऊंगा। चलो अभी अब हम क्या करते हैं, अब हम एटॉमिक मॉडल का डेवलपमेंट देख लेते हैं, ठीक है, एटॉमिक मॉडल का डेवलपमेंट। और इसमें से इसको नोट करेंगे सर? नहीं, डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल। ये पहले बताओ कि मतलब ये कहानी जैसे मैं बता रहा हूँ समझ में आ रही है कि सब ऊपर से जा रहे हैं? आ रही है, जा रहा है। आ रही है। आ रहा है सर समझ में। समझ में आ रहा है, और ये याद रहेगा अगर इस तरह से आप याद रखोगे, पढ़ोगे तो, कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया, मैं पूरा सेटअप बता रहा हूँ कि कैसे बनाया, उसके पीछे क्या लॉजिक लगाया, लॉजिक का क्या कंक्लूजन निकाला, सब पूरा बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से याद रख सको, ठीक है। और ये वीडियो तो पढ़ा ही रहेगा, जितनी बार चाहो देख लेना, वो भी आपको हमेशा याद। पुरानी थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं जेईई में? हाँ बिल्कुल, थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, नीट में और जेईई मेंस में तो बहुत आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनके क्वेश्चंस बहुत सारे, आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। अब डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक मॉडल, सबसे पहले जो मॉडल आया वो आपका आया, उसके पहले इलेक्ट्रॉन की भी खोज नहीं हुई थी, उसके पहले जब मॉडल आया वो आया डाल्टन्स मॉडल। इसको नोट करेंगे सर? नहीं बेटा, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, सब मैं अभी आपको बुक में दिखाऊंगा, आपके मॉड्यूल में सब कुछ है, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल आया सबसे पहले। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल में आपको पता है क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। पहला पोस्टुलेट क्या था, एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल व्हिच टेक्स पार्ट इन अ रिएक्शन, यही तो था ना कि नहीं? मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं ये आपको पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आपका जो इसका पहला जंक्शन था कि जो आपके एलिमेंट है आर मेड ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल नोन एज एटम, करेक्ट। कि मतलब इन्होंने ये बात कह दी कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता। फिर उन्होंने कहा कि एटम ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट एंड एटम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, और एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये चार पोस्टुलेट थे इसके। चार पोस्टुलेट्स में पहला पोस्टुलेट ही गलत साबित हो गया। क्या बात? पहला पोस्टुलेट क्या गलत हो गया कि आगे जब खोज हुई, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो कहा गया कि एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ये गलत साबित हो गया, ये इनका ड्रॉबैक था। फिर दूसरी चीज जो इनके सामने आई कि इन्होंने कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, लेकिन आइसोटोपिक इफेक्ट को नहीं बता पाए। आइसोटोपिक इफेक्ट में क्या था, मतलब आपका अगर हम हाइड्रोजन के सारे आइसोटोप्स ले लें, ये 1, ये 2, ये आपका 1, 1, ये 1, 2 और ये 1, 3, तो मतलब ये एलिमेंट सेम है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर डिफरेंट है।
तो इन्होंने कैसे कह दिया कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट? ऐसा तो ही नहीं रहा, सारे क्या डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे इस बात को भी आपके ये पोस्टुलेट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो दो इनके ड्रॉबैक हैं। पहला, एटम जो इन्होंने कहा कि एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल, मतलब ऐसा नहीं है वो डिवाइड किया जा सकता है। पहला पोस्टुलेट यहाँ पे फेल हुआ। दूसरा कि इन्होंने कहा एटम ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, वो आइसोटोप के केस में इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या बात समझ में आ गया? ये Yes, sir. ये ड्रॉबैक था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। जो दूसरी जो थ्योरी आई जे थॉमसन, जे थॉमसन ने, देखिए थ्योरीज तो बहुत आई होंगी, लेकिन उनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमको सिलेबस में इंट्रोड्यूस करी गई है, वो पहली डाल्टन थी, दूसरी जे थॉमसन। अब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी, तो जे थॉमसन बहुत खुश थे, बोले कि हम पूरे एटम को ही डिफाइन कर देंगे। तो अच्छी बात है। तो इन्होंने क्या कहा कि शायद इनकी थ्योरी पढ़ने के बाद मुझे जो लगता है कि इनको तरबूज खाने का बहुत शौक था। इन्होंने कहा खीर भी सर, को बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भाई आपका एक ये जो आपका एटम है वो स्फेरिकल होता है, और उसमें बिल्कुल जैसे आपका स्फेरिकल होता है और जैसे आपका एक तरबूज होता है वैसे ही स्फेरिकल होता है, और जैसे तरबूज में के अंदर पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे तरबूज में देखा होगा रेड पार्ट, वो सब जगह पे ऐसे ऐसे होता है। तो उन्होंने कहा कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम, और बोला कि जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी मास में कहीं कहीं बीच में इलेक्ट्रॉन भी घुसे पड़े, एम्बेडेड इनसाइड इट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी इनके बीच में है। पहली बात तो इन्होंने बोला कि एटम पूरा आपका स्फेरिकल है, सॉलिड है, और उसके अंदर पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कोई भी जगह खाली नहीं है, पूरी जगह पे मास भरा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि उस मास के बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन पड़े हुए। ठीक है, अच्छा, इन्होंने तरबूज वाला पूरा मामला दे दिया। ठीक है, वो लोगों ने मान लिया, क्योंकि उस समय कोई को पता नहीं था कि इतनी बातें हैं, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी थी, तो इनकी बातें थोड़ी सुनी जा रही थी, इस वजह से इनकी बातें मान ली गई। फिर इनसे पूछा गया, क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूट्रल कैसे हो गया? ये तो पूरा एटम नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे तुम क्या कर लो कि जितने इलेक्ट्रॉन है उसके सरफेस ऑफ स्फीयर के सरफेस पे उतने ही पॉजिटिव चार्ज रखना, इस वजह से वो पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है। मतलब कुछ भी जो मन गया बोल दिया, अब बोल दिया और ऐसे बना के चले गए। तो यहां से आपका प्लम पुडिंग मॉडल ये बना। लेकिन इनकी एक बात ड्रॉबैक की तरह काम करी, वो क्या? इन्होंने कहा कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कहते हैं ना, जब ज्यादा खुशी में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। जैसे इन्होंने कहा कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, भैया जे थॉमसन को गुस्सा आ गया। अगला मॉडल था ऐसे, गुस्सा आ गई रदरफोर्ड को गुस्सा आ गया। रदरफोर्ड ने कहा कि आपने ये कैसे कह दिया कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बस इसी बात को इन्होंने पकड़ लिया रदरफोर्ड ने, और बोला कि अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं इसमें अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराऊंगा। अगर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट से वो आपका मास से टकरा के वापस आ जाते हैं, या मास से टकरा के थोड़ा डिफ्लेक्ट होते हैं, तभी मैं मानूंगा कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली इस तरह से, और यहां पे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करा दिया। अल्फा पार्टिकल का जब बम्बार्डमेंट कराया तो इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन देखे। अब 3 ऑब्जर्वेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन देखे। वो क्या देखे कि आपने जैसे ही बम्बार्डमेंट कराया तो कुछ पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल आपके डिफ्लेक्ट होके, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सॉरी इसमें फिर से बोलता हूं, कुछ मोस्ट ऑफ द पार्टिकल
मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या किए, डायरेक्टली इससे पार हो गए, कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हुए, जितने पार्टिकल गए डायरेक्टली इससे पार हो गए, कहीं कुछ नहीं हुआ, सीधा बम्बार्डमेंट कराया, सीधा उसको पार करके चले गए। पहली बात कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल बम्बार्ड किया गया और वो पास होके चले गए, लेकिन सम ऑफ द पार्टिकल अपना रास्ता भटक गए और डिफ्लेक्ट हो गए किसी एक एंगल से, जैसे जाना ऐसे था लेकिन थोड़ा सा हट गया, ठीक है। और कुछ पार्टिकल, वेरी फ्यू पार्टिकल ऐसे गए और वैसे ही वापस आ गए, मतलब सीधा गए और सीधा वापस, जैसे सामने पुलिस खड़ी है कि गए और देखा और फिर वापस, और कुछ क्या हुए, देखा और थोड़ा साइड में निकल गए, और कुछ क्या हुआ, मस्ती से निकल गया, बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से, तो इससे क्या होगा, तीन चीजें होगी, तीन ऑब्जर्वेशन हुए, कुछ मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधा निकल गए, फ्यू ऑफ द पार्टिकल क्या कर रहे हैं आपके, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और वेरी फ्यू क्या कर रहे हैं, रिटर्न बैक हो रहे हैं 180 डिग्री में, जैसे जा रहे थे वैसे ही 180 डिग्री में रिटर्न बैक हो गए। इनके कंक्लूजन क्या निकाले, रदरफोर्ड ने इनके कंक्लूजन निकाला, पहला कंक्लूजन कि अगर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल इससे निकल जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका कुछ स्पेस खाली है, एटम का कुछ स्पेस खाली है, ये कंक्लूजन निकाला, ठीक है। ये बात सही भी है। तो यहाँ पे इस बात को जे थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट उनके सामने किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में वही चीजें दिखी, और जब यही चीजें दिखी तो जे थॉमसन कुछ नहीं बोल पाया, भैया हमको नहीं पता मास हमारे हिसाब से तो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन आप भी सही कह रहे हो कि मास इस केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता अगर ऐसा हो रहा है। तो ये बात यहाँ से फेल हो गई, यहाँ पे इनका ड्रॉबैक था और ये इनकी कामयाबी थी कि इन्होंने ये चीज को प्रूव कर दिया कि मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब दूसरी चीज जो इन्होंने बताई वो क्या बताई कि भाई कह रहे हैं कि अगर कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा है, भाई गए और डिफ्लेक्ट हो गए, अगर कुछ जाके डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कुछ मास है जो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होकर रखा है, सारी जगह पे ना फैल के एक बीच सेंटर पे कहीं पे एक मास आपका सेंटर पे रखा हुआ है और वो पॉजिटिवली चार्ज है। रीजन पॉजिटिव चार्ज कैसे निकाल लिया उन्होंने, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आपका हीलियम 2+ होता है, तो अल्फा पार्टिकल जो बम्बार्डमेंट कराया वो पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर पे भी पॉजिटिव चार्ज अगर रखा होगा तो मैं जैसे ही अल्फा पार्टिकल को सेंटर पे भेजूंगा वैसे ही वो 180 डिग्री में वापस आ जाएगा। क्यों? रिपल्सन, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो सेंटर पे मास रखा है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से यही अल्फा पार्टिकल वापस आ जाता है। तो मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट मास एक छोटे से पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो मास पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। प्रूव कर दो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तीन ऑब्जर्वेशन, उनके तीन कंक्लूजन, सबको समझ में आ रहा है? यस। अब बेटा जो रदरफोर्ड है इन्होंने खोज किसकी करी? न्यूक्लियस की। फिर शूटिंग आने लगी। फिर चला गया सर आपका। हाँ बेटा कोई बात सर स्क्रीन फिर चली गई। एक मिनट। अब आ रहा है? नहीं आ रहा है? नो सर। नो सर। तो बेटा रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज करी। क्यों? क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि पूरा का पूरा मास आपका बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है और वो मास पॉजिटिवली चार्ज है और उसका नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, ये इन्होंने दिया। रदरफोर्ड ने जब न्यूक्लियस की खोज कर दी तो अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। वो एटॉमिक मॉडल क्या दिया वो भी समझ लेते हैं। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मॉडल में बोला कि उस समय तक सोलर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट आ चुका था, तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे सन आपका सेंटर पे होता है और सन के आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, यस या नो? ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से इन्होंने बोला कि बीच में आपका न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और उसके आसपास सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं।
और जितने अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही वहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए ओवरऑल एटम न्यूट्रल रहता है। ये इन्होंने बोल दिया कि ये पूरा मास आपका पूरा सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर ये पूरा एटम है तो मास आपका पूरा सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है और ये सेंटर आपका पॉजिटिवली चार्ज है, और फिर उसके आसपास जो एटम है वो एम्प्टी है और उसमें केवल सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये इन्होंने पूरा कंक्लूजन दे दिया जैसे कि सोलर सिस्टम में था, बिल्कुल मतलब सोलर सिस्टम से इसको कंपेयर कर दिया। न्यूक्लियस काम करता है सन का और इलेक्ट्रॉन काम करते हैं प्लैनेट्स का। पूरा ये एटॉमिक मॉडल इन्होंने दे दिया, और इनका एटॉमिक मॉडल इतना ज्यादा माना गया उस समय क्योंकि इनको वो करने वाला कोई भी इनके ड्रॉबैक निकालने वाला था ही नहीं। लेकिन पता है सब साइंटिस्ट को मतलब परेशानी तो होती है कि भाई रदरफोर्ड का इतना नेम फेम क्यों मिल रहा है, करेक्ट। तो एक साइंटिस्ट आए मैक्सवेल, ठीक है, कौन आए? मैक्सवेल। इधर बात आप कर दूं बेटा? एक साइंटिस्ट आए मैक्सवेल, भाई साहब इन्होंने इनकी वाट लगा। मैक्सवेल सिर्फ वाट लगाने के लिए आए थे और कुछ नहीं किया, बस सिर्फ आए उनकी वाट लगा के चले गए, करेक्ट। इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है, ठीक है, तो इट रेडिएट्स एनर्जी। बहुत बड़ी बात कहा कि आपने प्लैनेट से इनको कंपेयर तो कर लिया, लेकिन प्लैनेट आपके चार्ज नहीं होते, वो चार्ज नहीं होते इसलिए एक सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती बेटा। लेकिन आपका जो ये पार्टिकल है ना, ये चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो उसके एक्सीलरेशन उसके पास ऑलरेडी आ जाता है। तो जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो भाई साहब वो उन्होंने टाइम में कैलकुलेट कर दिया कि टाइम इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड। 8 सेकेंड के बाद ये जो आपका न्यूक्लियस है, कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो एक आपका स्पाइरल ऐसे अगर मैं बना हूं, ये आपका अगर न्यूक्लियस है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है मान लो, ठीक है, तो उन्होंने बोला 10⁻⁸ सेकेंड में वो एक स्पाइरल टाइप का ऐसे पाथ बनाएगा और 10⁻⁸ सेकेंड में आके इस पे गिर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली उसकी एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम होगी तो वो धीरे धीरे मूवमेंट उसका स्लो होता जाएगा और फाइनली जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और उन्होंने टाइम भी कैलकुलेट करके बता दिया 10⁻⁸ सेकेंड में। इस बात का रदरफोर्ड के पास कोई भी जवाब नहीं था, रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और यही बात आपको मतलब हम बोलते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड। ये तो अगर ऐसे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर ये एटॉमिक मॉडल है तो ये एटम स्टेबल कैसे है, इसको तो थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर घुस जाना चाहिए, तो ये स्टेबल ही नहीं रहेगा एटम, तो आपका एटम स्टेबल कैसे है? तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम रदरफोर्ड बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाए मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन्होंने कहा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, आप इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं पढ़े हैं इसलिए आपको नहीं पता है, आपने ये मॉडल बता दिया, लेकिन सभी लोग नहीं पढ़े ऐसा नहीं होता। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ के रखी हुई थी, उन्होंने इनकी वाट लगा दी, ठीक है। अब मैक्सवेल ने जब ये बोला तो मैक्सवेल फिर उसके बाद नहीं, खुद ही नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी वो वाट लगा के चले गए, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद आपका मॉडल आया बोर्ड्स मॉडल आया। बोर्ड्स मॉडल ने कहा बहुत गजब वाली बात कही, इनसे कहा कि रदरफोर्ड तुम भी सही हो, मैक्सवेल से कहा तुम भी सही हो, बस एक बात याद रखो, ये सर्कुलर मोशन में ही घूम रहे हैं और तब भी ये नहीं गिरेंगे इसके अंदर, लेकिन उनको याद रखना पड़ेगा कि वो कैसे घूमे कि उनका एमबीआर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π होना चाहिए। मतलब इस बात को क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम, हाँ, इक्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको फॉलो करना चाहिए। अगर इसको फॉलो करते हैं
तो वो मूव करेंगे। ऐसा उन्होंने बोला कि कोई भी सर्कुलर मोशन में नहीं घूमेंगे, उन्हीं सर्कुलर मोशन में घूमेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन n into h upon 2 पाई है, उन्हीं सर्कुलर मोशन में। तो इन्होंने एक बात, बोर्स ने क्या कर दिया कि सर्कुलर मोशन में तो घूमेंगे लेकिन एक किसी फिक्स्ड सर्कुलर मोशन में घूमेंगे, सब जगह नहीं घूमेंगे। कुछ ही ऐसे सर्कुलर मोशन पाए जाएंगे, सारे सर्कुलर मोशन नहीं पाए जाएंगे। अब मैं बोर्स पे और ज्यादा डिटेल में आगे बात करूंगा जब बोर्स मॉडल पढ़ाऊंगा। अभी मैं कुछ और चीजें आपको बता देता हूं बोर्स मॉडल आने से पहले। तो हमने 4 मॉडल पढ़ लिए, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया, उसके ड्रॉबैक पढ़े, फिर हमने जे थॉमसन मॉडल पढ़ा, उसके ड्रॉबैक्स पढ़े, और फिर हमने आपका रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, उसका ड्रॉबैक पढ़ा, और अभी हम बोर्स मॉडल के बारे में बस थोड़ा सा जानकारी लिए हैं कि उन्होंने क्या कहा था। बाकी अब हम लोग कुछ चीजें और पढ़ेंगे, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने बोला था कि डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल आया। डाल्टन्स ने अपना मॉडल पेश किया और उसमें बताया कि क्या क्या है, वही जो एजम्पशन मैंने आपको बताया थे, वो सारे एजम्पशन यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना है। बाकी ये सब पूरी जो हिस्ट्री लिखी हुई है सब लिखने की जरूरत नहीं है। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल डालो, उसके फीचर्स लिखो, मतलब उसके पोस्टुलेट्स लिखो। फिर आपको लिखा है फेल्योर और ड्रॉ, वो भी पॉइंट वाइज लिखा है, तो आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज लिख लेना है। फिर आपको दिया है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब पहले डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल आया, फिर आपके ये सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ। उसमें क्या है, पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया, पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है। ये स्ट्रक्चर बना लेना है, बाकी पूरा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट्स दिए हैं वो लिखने हैं। तो ये फाइल भेज देंगे? हाँ, ये फाइल भेज चुका हूँ ऑलरेडी। कैथोड रे में आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको कैथोड रेज आर इनविजिबल, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। कैथोड रेज ये कैथोड रेज ट्रेवल वेरी हाई वेलोसिटी एंड स्ट्रेट पाथ प्रोड्यूस। तो जितने पॉइंट्स मैंने बोला है वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको यहाँ से लिख लेने हैं पॉइंट वाइज, करेक्ट। फिर आपको अगला क्या करना है, एनोड रेज में देखना है, एनोड रेज का पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप बना लेना है, और साथ में ये पॉइंट्स लिख लेने हैं जो इसके पॉइंट्स बोले गए हैं। यही सारे मैंने पॉइंट्स आपको बताए भी हैं। तो आप मेरे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं जो मैंने बोर्ड में लिखा था शॉर्ट फॉर्म में, इसी को शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये देखो कितने लंबे लंबे पॉइंट लिखे हैं, मैंने सीधा छोटे छोटे में कि वो स्टेट में मूव करेंगे, कैथोड टू एनोड जाएंगे, ठीक है, उनके पास मास एंड वेलोसिटी होगा। बाकी आपको सब पता ही है कि मास और वेलोसिटी क्यों होगा, क्योंकि वो पैडल को मूव कर देता है, इसलिए उसमें मास और वेलोसिटी होगा। तुम लोग को सर की आवाज आ रही है? सर की वॉइस चली गई। सर वॉइस आपकी चली गई। हेलो यार मॉड्यूल हमारे पास है तभी हमें बनाना पड़ेगा नोट्स। हाँ, नोटबुक में तो बनानी होगा। नहीं आ रही आवाज। अभी आ रही है? अब आ यस गई सर, अब अब आ रही है। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, इसमें कि ये मैंने आपको पूरा बता दिया, ये आपका न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको दी हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, सिंबल कैसा होता है, ठीक है, मास क्या है, चार्ज क्या है। यही मास आपका एएमयू में क्या, ईएसयू में दिया है, ईएसयू में क्या लेते हैं, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये कूलाम में होता है, ये कूलाम में होता है। ये आपको सारे मास प्रोटॉन का दिया है, न्यूट्रॉन का दिया है, और ये एएमयू में मास दिए हुए हैं सबके। तो आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा मास होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन,
फिर होता है मास ऑफ प्रोटॉन, फिर होता है सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। ये ऑर्डर आईआईटी में पूछा गया था, बस इसमें एक और मास जोड़ देना है, मास ऑफ हीलियम। हीलियम का मास इनसे भी ज्यादा होता है, उसका होता है 4 AMU। तो सबका AMU में कंपेयर करोगे तो जल्दी से आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये ऑर्डर आईआईटी में पूछा जा चुका है, तो ये ऑर्डर याद रखिएगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आपको बना के दिखाया गया कि आपका न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और देखो इनके दोनों के चार्ज सेम है बट मास डिफरेंट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के, ठीक है। फिर एटॉमिक मॉडल में आ जाता है जे थॉमसन मॉडल। तो यहाँ पे बताया गया, देखो स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन उसके एम्बेडेड है, फिर उसके ड्रॉबैक्स क्या थे वो सब चीजें यहाँ पे लिखी हैं। फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था, और देखो यहाँ पे कुछ रेज क्या हो रही हैं, डिफ्लेक्ट हो रही हैं, कुछ ऐसे जा रही हैं, कुछ सीधे चली जा रही हैं, सब कुछ बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको अगर दिखा दूं मैं तो ऑब्जर्वेशन भी आपको दिया है। देखो ये 3 ऑब्जर्वेशन दिए कि नहीं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द अनडिफ्लेक्टेड and few particles deflect through an angle 90 degree and few particles through 180 degree. Angle of deflection increases with increase in atomic number. ये सारे पॉइंट्स आपको ऑब्जर्वेशन देख लेना है कि ऑब्जर्वेशन उसका क्या था। फिर ऑब्जर्वेशन के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है, यस या नो, ये कंक्लूजन लिखा है कि नहीं, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, देयरफॉर मस्ट बी लार्ज एम्प्टी स्पेस इन द एटम, लिखा है नहीं? यस ये आपको लार्ज एम्प्टी स्पेस इन एटम दिख रहा है। ऐसे ही दूसरा कंक्लूजन कि पॉजिटिवली चार्ज है और वही आपका पूरा मास एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। सिमिलरली यहाँ पे सब चीजें आपको लिखी हुई है कंक्लूजन में, जैसे वहां पे वो था। अब रदरफोर्ड न्यूक्लियस कॉन्सेप्ट एटम, अब एटम कैसा था रदरफोर्ड के हिसाब से, ये तो न्यूक्लियस की खोज करी। अब न्यूक्लियस की खोज करने के बाद एटम कैसा बताया कि एटम उन्होंने बताया, यहाँ पे देखो दिया है कि इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एम्प्टी स्पेस एटम, न्यूक्लियस इज डिफरेंट कंसंट्रेटेड सर्कुलर पाथ। यही चीज बताई कि न्यूक्लियस बीच में है और आपके ये इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहे हैं, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो इन्होंने एटम की डेफिनेशन, एटम के बारे में ये बातें बताई। अब अगली चीज जो आप देखिए यहाँ पे कि इनका ड्रॉबैक लिखा है। ड्रॉबैक क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। ड्रॉबैक क्या है यहाँ पे, ड्रॉबैक अगर आप देखेंगे तो ये थ्योरी वाज नॉट एक्सप्लेन, पॉइंट वाइज सब लिखा है, सब कुछ पॉइंट वाइज लिखा है। लेकिन अभी आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बात समझ नहीं आएगी, तो ये आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज होता है, सब चीजें लिखी है। ये एक फॉर्मूला होता है, याद रखना है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, r इज इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3। मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। और ये आईआईटी में एक बार पूछा गया है रट्टा वाली चीज कि रेडियस ऑफ एटम क्या होगी या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगी, तो ये भी आप बता सकते हो। कल यहीं से हम कैलकुलेट करते हैं। आर नॉट कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे देख रखी है, और ए क्या है, मास नंबर। मतलब जैसे किसी का भी, मान लो मैंने कॉपर का पूछा कि कॉपर का रेडियस बताओ, तो आपको आर नॉट इज इक्वल टू ए की जगह पे कॉपर का मास रख देना है 63.5, बस सॉल्व कर देना है, अपने आप रेडियस आ जाएगा। क्लियर बात है? अब देखिए यहाँ पे अगली बात जो बताई है, हाँ रदरफोर्ड मॉडल में एक चीज मैं बताना भूल गया, अब इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछता है हमेशा, आपसे क्या पूछता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इस बात को समझिए, ये आपका न्यूक्लियस है जिसका ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल रखा हुआ जिसका सेंटर ये अल्फा पार्टिकल को यहाँ से वेलोसिटी दी जाती है v। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है 2e, और इस एटम का चार्ज क्या होगा Ze। क्यों Ze? Z आपका एटॉमिक नंबर होता है कि नहीं? यस सर। अब सोचो, आपको पता है कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यस या नो?
Yes. अगर ये पता है तो अगर मुझे इस पूरे एटम पे चार्ज निकालना है तो मैं सारे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लूं, इनटू इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या पूरा चार्ज आ जाएगा? Yes sir, आ जाएगा. और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? Z के बराबर होंगे कि नहीं? Yes. एटॉमिक नंबर के बराबर। तो यहां से मुझे इस पूरे न्यूक्लियस, मतलब जो भी एटम के न्यूक्लियस पे देख रहा हूं, मान लो गोल्ड फॉइल पे देख रहा हूं, तो उस पे पूरा चार्ज पता चल जाएगा। और ये चार्ज हीलियम, अल्फा पार्टिकल, हीलियम क्या होता है? हीलियम 2+, तो उसका चार्ज पता है 2+ मतलब 2 इंटू प्रोटॉन का चार्ज, करेक्ट? तो ये लिख दिया। अब मैंने यहाँ से v वेलोसिटी दी, तो पता है कि ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस भी कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो ये कभी इसको टच नहीं करेगा। क्या करेगा? किसी एक पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आके रुक जाएगा। किसी एक बी पॉइंट पे आकर रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? मान लो मान लो आपके घर के सामने वाले जो दीवार है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसकी तरफ एक पॉजिटिव चार्ज फेंको, तो क्या कुछ दूरी जाने के बाद रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? Yes sir. क्योंकि रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसलिए रुक जाएगा। अब जब इस पॉइंट बी पे रुक जाएगा, तो बी पॉइंट पे आपका जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो पूरी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये जो न्यूक्लियस के सेंटर से इसके न्यूक्लियस की जो सेंटर की डिस्टेंस है, उसी को हम R0 बोल देते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बी पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोड्यूस दिया था, वो पूरी की पूरी यहाँ पे जाके 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रुक जाएगा। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी पूरी 0 हो गई, और इसने पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर ले ली, क्योंकि यहाँ से ये r डिस्टेंस में है। तो अगर की कोई चीज किसी हाइट पे रखी है या किसी डिस्टेंस पे रखी है, तो उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? Yes sir, आ जाएगा. ठीक है। तो इसीलिए इसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m अल्फा into v अल्फा स्क्वायर। यस या नो? अल्फा पार्टिकल का हम काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं, तो उसका मास देखेंगे, उसकी वेलोसिटी देखेंगे। अब चूंकि हम पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं इस वाले न्यूक्लियस की, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square। ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये 1/4 pi epsilon naught होता है 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, करेक्ट? ये आपकी वैल्यू होती है फिक्स्ड, अगर आप SI यूनिट में ले रहे हैं तो, करेक्ट? और आपका चार्ज पता ही है, चार्ज क्या है? 2e Q1, और ये कितना है? ZE, और R स्क्वायर नहीं, सॉरी R0। तो R0 आपको निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। क्या मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पता होगा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पता होगा, ये कांस्टेंट पता है, दोनों के चार्ज पता है, तो क्या R0 पता चल जाएगा? यस सर। Yes sir. मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि हम यहाँ से अगर फेंकेंगे किसी अल्फा पार्टिकल को, तो वो कितनी दूरी पे न्यूक्लियस से जाके रुक जाएगा, इतनी बात हमको पता चल जाएगी। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या सबको समझ में आ रहा है बेटा? Yes Sir, ठीक है, आप बोलो बेटा। sir, permittivity of free space क्या होता है सर? ये बेटा फिजिक्स सर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? जैसे जैसे 1/4 pi epsilon naught वगैरह। हाँ, मैंने 12th में पढ़ा था, लेकिन अब मैं क्या है, ये सब चीजें छोड़ चुका हूँ। फिजिक्स वैसे भी मेरी कमजोर थी बहुत, तो अब क्या है, ये मुझे परमिटिविटी याद आ रहा है, लेकिन पूरा एग्जैक्ट नहीं पता है। तो मैं कुछ गलत बता दूं, इससे अच्छा है कि ये चीज फिजिक्स सर से पूछ लेना। क्लियर? ओके सर। परमिटिविटी के बारे में वो बहुत अच्छे से बताएंगे। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, ठीक है? एटॉमिक नंबर जो आपका है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो मैं बता ही चुका हूं कि अगर न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, करेक्ट? सिमिलरली एटॉमिक नंबर इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर, करेक्ट? और यही सब चीजें लिखी हैं। अब मास नंबर के बारे में बात करते हैं। तो मास नंबर आपको पता है क्या होता है? मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन,
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन्हीं का दोनों को सम कर देंगे तो आपका ये आपका हो जाएगा मतलब मास नंबर। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों याद रखिएगा, न्यूट्रल एलिमेंट के लिए यही होता है क्योंकि इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो आपका है, ये देखिए थोड़ा मैं जूम कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो आपका अगर कोई भी एलिमेंट X लिखा है, मान लो हीलियम लिखा है, तो हीलियम के जो ऊपर लिखा होगा वो उसका क्या होगा, हीलियम के ऊपर जो लिखा होगा वो उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर होगा, सॉरी उसका मास नंबर होगा। यहाँ पे क्या लिखा है आपका 4, और जो नीचे लिखा होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक। तो ये जो X एलिमेंट अगर लिखा है तो उसको ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो आपका मास नंबर कहलाएगा, जो नीचे लिखा है वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा। हमेशा इसी तरह से सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे Na लिखा है, यहाँ पे Cl लिखा है, तो उनका जैसे Na लिखा है तो Na के जो ऊपर लिखा होगा वो मास नंबर होगा, जो नीचे लिखा होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। क्या क्लियर है सबको? बोलो यस या नो? यस सर। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे